हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो आज एक छोटा चैप्टर शुरू करेंगे। लेक्चर लगाएंगे सिर्फ 4 से 5 और कंट्रोलिंग खत्म कर देंगे। ठीक है जी बाबू। मैं स्टार्ट कंट्रोलिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं पोस्ट डीसी वाली पूरी टेबल बनाऊंगा। आप सबके लिए रिवीजन हो जाएगा, आयुष्य का थोड़ा सा कवर हो जाएगा पोर्शन। ठीक है जी। और उसके बाद मैं कंट्रोलिंग शुरू कर दूंगा हाथों हाथ, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा टेबल में। अभी आप काफ़ी जान चुके हो, और ये टेबल मैं बोर्ड पर शायद चौथी या 5वीं बार बना लूंगा। ठीक है। और मैंने कहा था साल में 20 बार बनती है, कहीं नहीं नोट डाउन करना, सब दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है जी। चलो सामने देखो बाबू। मैनेजमेंट के ना 5 फंक्शन हैं, जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं पोस्ट डीसी। बेटा, फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लो पुत्र सामने देखो बाबू। प्लानिंग में क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? बेटा, प्लानिंग का सिर्फ एक ही काम है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कराना ये प्लानिंग का काम है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ बेटा, आज 1 अप्रैल 2024 है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है कि इस 2024-25 में क्या अचीव करें हम, क्या हमारे लिए बेस होना चाहिए, हमारा गोल क्या है। इन्होंने देखा पूरे लास्ट ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करके सेल की थी। 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस भी करी और सेल भी करी। इन्होंने इस साल के लिए टारगेट लिया 2024-25 के लिए कि हम क्या करना चाहते हैं, अपनी सेल को 20% से इंक्रीज करना चाहते हैं। दैट सिंपली मीन्स हम चाहते हैं कि 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो जाए, 12 लाख यूनिट बिक जाए। ये हमने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव लिया। बेटा, हमेशा ध्यान रख लेना, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, नेवर डन फॉर द पास्ट। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है बेटा, पास्ट के लिए नहीं हो सकती। हम सब आज बैठे हुए हैं, शायद बोर्ड के पेपर अभी 10 महीने दूर हैं, 8 महीने 9 महीने तो दूर हैं ही कम से कम। और वो लेकिन हम आज से ही प्लान कर रहे हैं कि हमारा गोल क्या, उसमें कितना सिक्योर कर रहे हैं हमें मार्क्स। बाबू, हम में से कोई यहाँ पर ये तो नहीं सोच रहा ना कि हम 11th में जाएंगे और टॉप करके आएंगे। बेटा, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। पास्ट की तो बात नहीं कर सकते ना हम, प्लान करता है इंसान हमेशा फ्यूचर के लिए करता है। बाबू, आगे बढ़ाते हैं बात को। प्लानिंग का काम सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट कराना है। जिस दिन प्लानिंग पढ़ाऊंगा तो और डिटेल की बात करूंगा। ऑर्गेनाइजिंग आप मुझसे पढ़ चुके हो बेटा। ऑर्गेनाइजिंग का काम है सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा कराना, एक्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्सेस। बेटा, ये जो हमने टारगेट सेट किया अपने 12 लाख यूनिट प्रोड्यूस करके बेचने का, बेटा मेरे पास ऐसा हो सकता है बेटा कि मशीनरी बड़ी लिमिटेड हो, बस इतनी ही मशीनरी हो जो 10 लाख यूनिट बना सकती थी और बेच सकती थी। मैंने पिछले साल 10 लाख यूनिट बनाई भी और बेची भी हैं, पर मेरे पास एक भी मशीन ऐसी नहीं है जो 10 लाख से ऊपर एक भी यूनिट बनाते। सारी मशीन की कैपेसिटी मिलाकर 10 लाख है। तो बाबू, जो रिसोर्सेज चाहिए मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने के लिए, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, सब ऑर्गेनाइजिंग में इकट्ठा करो। बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में लेकिन एम्प्लॉइज की चर्चा बिल्कुल नहीं होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की चर्चा बिल्कुल नहीं होगी। ह्यूमन रिसोर्सेज की चर्चा मैं स्टाफिंग में करता हूँ। समझाने के लिए एक बात बोल देता हूँ बेटा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। अगर वो 8 के 8 घंटे काम करे, 2 के 2000 एम्प्लॉय बिल्कुल नॉन स्टॉप बिना रुके, तो 11 लाख यूनिट बन सकती थी। पिछले साल हमने उनसे 10 लाख की बनवाई, 10 लाख ही बिक गई। एक्स्ट्रा हमने बनवाई नहीं क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा ऑर्डर था ही नहीं कोई। बाबू, इस बार एक्सपेक्टेड है कि 12 लाख यूनिट बेचनी है। सर 2000 एम्प्लॉय तो काम कर ही नहीं सकते वो, अगर मैं उनसे पूरे 8 घंटे काम कराता हूँ तो जाके बनती हैं 11 लाख यूनिट। तो क्या मुझे नहीं लगता कि मेरे को और एक्स्ट्रा स्टाफ भी चाहिए होगा? बाबू, इस टारगेट को अचीव करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, या तो ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं या स्टाफिंग में आते हैं।
क्योंकि मैं अभी ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हमेशा स्टाफिंग से आएंगे। ठीक है जी, मान लो मेरे को 300 स्टाफ की जरूरत और पड़ेगी इस टारगेट को अचीव करने के लिए। उन 300 के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन सब कुछ यहीं पर होगा। आपको याद आ गई होगी कुछ बातें जो मैंने स्टाफिंग में बोली हुई हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ऑर्गेनाइजिंग में बेटा एक और काम भी करते हैं बेटा, इस काम का नाम है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये भी याद आया होगा, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जब मुझसे पढ़ा होगा तो बिल्कुल याद आ गया होगा बेटा। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टुकड़े करना, उसको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना। ठीक है जी, याद होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ सकते हैं। सर अगर मैं कहूँ अभी तक सोचो क्या हुआ, तो बेटा हमने सिर्फ रिसोर्सेस पहले मतलब ये समझो, पहले हमने टारगेट सेट किया, इस टारगेट को अचीव करने के लिए जितने रिसोर्सेस चाहिए वो इकट्ठे कर लिए, चाहे फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस थे। एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट नहीं करी हमने। और ऐसा बोला जाता है बेटा, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन मतलब दैट सिंपली मीन्स बेटा एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट्स विद द डायरेक्टिंग ओनली। स्टाफिंग तक तो सिर्फ रिसोर्सेज इकट्ठे करते हो जो भी टारगेट है उसको पूरा करने के लिए, एक्चुअल वर्किंग तो यहीं स्टार्ट होती है, यहीं प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, यहीं सेल स्टार्ट होगा। ठीक है जी, पूरे साल भर प्रोडक्शन जो कर रहे होते हो, सेल्स कर रहे होते हो, वो डायरेक्टिंग फंक्शन के अंडर ही हो रहा होता है बेटा। ठीक है जी, और बाबू आज मान लो 31 मार्च 25 आ गई। अब ये बात आराम से सुनना, मैं यहीं से शुरू कर दूंगा चैप्टर। बाबू आज मान लो 31 मार्च 25 आ गई, आज क्या होगा बाबू, आज मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आ जाएगी कि 12 लाख यूनिट बनी और बिकी या नहीं। और मान लो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आई, मैंने कैलकुलेट करा 11.5 लाख यूनिट बनी भी और बिक भी गई। क्या करूंगा मैं कंट्रोलिंग में? और बेटा इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता हूं विद माय स्टैंडर्ड्स, और ये वही स्टैंडर्ड्स हैं बेटा जो एट द प्लानिंग स्टेज सेटअप हुए थे। ये स्टैंडर्ड ही तो है, स्टैंडर्ड कह लो, गोल कह लो, बेंचमार्क कह लो, ऑब्जेक्टिव कह लो, सब एक ही तो जैसी बातें हैं। बाबू मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आई 11.5 लाख यूनिट, जबकि मेरा टारगेट था बेटा 12 लाख यूनिट को बेचने का। मुझे भी पता लग रहा है कहीं ना कहीं कमियां रह गई। जब मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, तो बाबू कहीं ना कहीं कुछ कमियां वो डेविएशन निकाल कर देगा, और मुझे दिखाई दे रहा है यार कमी रह गई है, 50,000 यूनिट प्रोड्यूस क्यों नहीं हुई, 50,000 यूनिट क्यों नहीं बिकी। बेटा टॉप मैनेजमेंट का हमेशा कंसर्न रहता है कि अगर कोई कमी इम्पॉर्टेंट है ना, उसके खिलाफ आज ही बिल्कुल अभी एक्शन ले लो, करेक्टिव एक्शन ले लो बिल्कुल अभी, और एक हम कंट्रोलिंग नहीं कर देना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं बेटा कि अभी एक्शन ले लेना? देखो अगर आज और अभी एक्शन नहीं लोगे ना, तो ये कमियां हर साल चलेंगी, नहीं रुकेंगी। बेटा टॉप मैनेजमेंट जानने में इंटरेस्टेड है क्या पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन है। ये जो डेविएशन आ गया, ये जो कमी आ गई 50,000, इसका कारण क्या है? और बाबू जब इन्होंने तहकीकात करी पूरी, तो बाबू इनको पता लगा कि कमी क्या है, मशीनरी बार बार ब्रेक डाउन हो जाती है। एक मशीनरी हमारे पास काफ़ी पुरानी है, वो बार बार ब्रेक डाउन हो जाती है, बार बार रिपेयर मांगती है, रिपेयर करते हैं तो अब स्टार्ट होती है। ये कमी आई है, हर हफ्ते में 2 बार मशीन खराब हो रही थी, ये दिक्कत रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, रोज़ हमारा 1-2 घंटे 1-2 घंटे 1-2 घंटे हर बार खराब होते रिपेयर करने में, पूरा साल भर हमने ऐसे ही खींचा, जिसकी वजह से 50,000 यूनिट कम बनी। अगर मशीनरी ब्रेक डाउन ना होती तो शायद पूरा टारगेट अचीव हो जाता। अच्छा देखो, अगर आपको आज पॉसिबल कॉज ऑफ डेविएशन पता लगे, आपको नहीं लगता इसके खिलाफ करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए? अच्छा अगर मैं इग्नोर करूं इसको तो क्या होगा? तो अगले साल भी टारगेट पूरे नहीं होंगे, लिख के ले लो। तो बाबू टॉप मैनेजमेंट सिर्फ कंपैरिजन करके छोड़ नहीं देता, सिर्फ डेविएशन निकाल कर छोड़ नहीं देता, डेविएशन के रूट कॉज तक जाता है और उसके खिलाफ करेक्टिव एक्शन भी लेता है, कंट्रोलिंग एक्शन हो जाने के बाद बाबू अब हम दोबारा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, दोबारा प्लानिंग। इधर देखना सर, ये जो प्रोसेस है, ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, इट इज कॉन्टिन्यूस, दे आर कॉन्टिन्यूस। बाबू ये सब कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं, दे आर नेवर एंडिंग,
बाबू दे आर ऑन गोइंग, हमेशा ऑन गोइंग है, कॉन्टिन्यूस है, कभी एंड नहीं होगा इनका। अब ये मत सोचना कि कंट्रोलिंग के बाद सब खत्म, भैया 31 मार्च 25 ही तो गई है, अब मैं आगे बढ़ूंगा फिर 2025-26 के लिए प्लानिंग, यानी कि बेटा कंट्रोलिंग के बाद आना हमेशा प्लानिंग में ही है, और यही बेटा चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू एक टॉपिक है कंट्रोलिंग में, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, निकालना फटाफट से। और रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पेज नंबर 80 के आसपास होगा, शायद 80 के आसपास। सेवेंटी 77 पर आ जाओ, पेज नंबर 77। टॉपिक मिल गया, मेरी तरफ देखो बस। अब इसके बाद जब मैं करा दूंगा तो पढ़ेंगे, आपको पता है नोट्स की कितनी अहमियत है। आ जाओ मेरी तरफ देखना है बेटा। बाबू टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। पेपर में जब भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका 2 पार्ट करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का पहला पार्ट है, प्लीज सामने देखो मेरी तरफ, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि कैसे प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट है, एक निकाल दो दूसरा खत्म है। और दूसरा है बेटा डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बाबू इस बात को प्रूव करने के लिए मैं 2 अलग अलग हेडिंग का सहारा लूंगा और प्रूव करूंगा, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग में डिफरेंस भी है बाबू, इसको प्रूव करने के लिए भी मैं 2 हेडिंग का सहारा लूंगा। यानी कि बेटा जब ये टॉपिक पेपर में आएगा तो टोटल 6 बातें लिखनी है। एक हेडिंग ये, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 और हेडिंग, ऐसे ही एक हेडिंग ये, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी 2 हेडिंग। टॉपिक का मतलब समझ में आया बाबू? इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कैसे प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाबू पहली हेडिंग है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। मतलब प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो। ऐसा क्यों, इधर देखना चाहिए बाबू। कहते हैं प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो। मैंने इस टॉपिक को समझाने के लिए स्पेशली ये डायग्राम बनाया है, आप सामने देखते रहना, बिल्कुल आराम से समझ आएगा बाबू। प्लानिंग के कोई मायने नहीं है अगर कंट्रोलिंग को आप मैनेजमेंट से बाहर कर देते हो बाबू। क्योंकि अंडर प्लानिंग हम क्या करते हैं, फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन ही तो डिटरमाइन करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। 1 अप्रैल को बैठकर 31 मार्च 25 तक की प्लानिंग कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 24 को बैठकर फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन ही डिटरमाइन कर रहा है। And in order to determine that to what extent planning is successful, we need the process of controlling। कि मेरे प्लान कितने सक्सेसफुल हुए, भैया मुझे कंट्रोलिंग चाहिए। और अगर बेटा सिर्फ प्लान करोगे, आप कभी कंट्रोल नहीं करोगे, then no person in the enterprise works seriously according to the plan and plan will surely fail। समझाने के लिए एक एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी बाहर से भी, जैसे मर्जी समझ लो बाबू। अगर सीबीएसई बोर्ड आपको कह दे, प्लीज मेरी तरफ देखना, सीबीएसई बोर्ड आपको कह दे भैया प्लानिंग करो अपने लिए, अच्छे से अच्छी प्लानिंग, मुझे नंबर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आपने प्लान करा, अच्छे से ट्यूशन लगा ली, सब कुछ कर दिया शुरू बाबू, और आपको पता लगे कि पेपर होने ही कभी नहीं वाले, तो भाई अगर एक इंसान को बताओ सिर्फ प्लान करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कोई नहीं देखता, यहाँ पर पेपर होते ही नहीं। मुझे बताओ ईमानदारी से कितने लोग पढ़ेंगे, शायद एक भी नहीं। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से बोला मैंने, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एक बात करते हैं बाबू। आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ना 4 एम्प्लॉय नए आए सेलेक्ट होकर, मैंने चारों को बोल दिया हमारे यहाँ ना रोज टारगेट फिक्स होते हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा बताओ हमारे लिए टारगेट क्या है। मैंने कहा जी आज का टारगेट है 15 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेट करके दिया मैंने चारों को, 15 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए बाबू। जब वो शाम को 5 बजे फैक्ट्री गेट से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने सोचा कुछ चेक करेगा, एक आदमी ने भी बेटा उनका एक्चुअल प्रोडक्शन चेक ही नहीं करा। दैट सिंपली मीन्स कंट्रोलिंग नहीं करी बाबू। अगले दिन फिर आते ही आपने उसको टारगेट बता दिया कि 15 यूनिट का टारगेट है, आज फिर उसकी किसी ने एक्चुअल प्रोडक्शन चेक नहीं किया बाबू। तीसरे दिन फिर यही हुआ। मुझे बस ईमानदारी से बताना, चौथे दिन से वो कभी 15 प्रोड्यूस करेगा?
बाबू मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो, यू नीड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इफ कंट्रोलिंग इज टेकन अवे फ्रॉम द मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट में से ही निकाल दो ना, then no person in the enterprise works seriously according to the plans, and plans will surely fails। वो प्लान फेल होंगे बेटा अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है तो। समझ में आई है मेरी बात? सिंपल है बात, अच्छे से समझ आ गई, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू सेकंड हेडिंग है, दिखाई दे रहा है प्लानिंग और कंट्रोलिंग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कंट्रोलिंग नहीं तो प्लानिंग का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, प्लान फेल होंगे। और बाबू दूसरी हेडिंग है कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग अंधा है, उसे कुछ नजर नहीं आता प्लानिंग के बिना, और सच है। बाबू इस बार सोच लो प्लान्स नहीं है, प्लीज सामने देखो, और मैं टू वे एग्जाम्पल दे सकता हूँ दोनों तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी अंदर से भी। बाबू मान लो आपने अपने लिए आज कोई प्लान नहीं कर रखा कि 12th क्या चलेगी कैसे चलेगी, कुछ नहीं, और रिजल्ट आता है, रिजल्ट डे आप में से एक स्टूडेंट सिक्योर करता है मान लो 88%। बस मुझे एक बात बता दो, हाउ डू आई नो कि 88% सफिशिएंट है या नहीं? मुझे कैसे पता लगेगा 88 सफिशिएंट है या नहीं, कम है ज़्यादा है, कैसे पता लगेगा? दिखाई दे रहा है कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कुछ नहीं दिखता कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना। अच्छा यही मैं कह दूं कि स्टैंडर्ड था 90%, अभी आप बोल दोगे ना 2% की कमी रह गई, और यही मैं बोल दूं स्टैंडर्ड था 85%, आप बोल दोगे ना स्टैंडर्ड को 3% से ज़्यादा हमने सुपरसीड करा, बोल दोगे या नहीं बोल दोगे? और यही मैं कह दूं प्लान है ही नहीं और 88% है, सर कैसे पता करोगे ये 88% सफिशिएंट है या नहीं? सेम एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है। आज एक एम्प्लॉई आया और पहले डे 9 यूनिट बनाकर चला गया, अगले दिन आया 12 बनाकर चला गया, उससे अगले दिन आया 8 बनाकर चला गया। मुझे बताओ कौन सी ज़्यादा ठीक है? एक्चुअल परफॉर्मेंस सही रास्ते पर है या नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा? कितना सफिशिएंट है? 8 सफिशिएंट है, 9 है या 12 है? या टारगेट ही 15 का था? अगर टारगेट 15 का था तो कोई भी सफिशिएंट नहीं है। टारगेट 9 का था तो 2 दिन ठीक काम करा, 1 दिन खराब किया, और टारगेट है ही 7 का तो तीनों दिन ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा। दिखाई दे रहा है बेटा, कंट्रोलिंग बिल्कुल अंधा हो जाता है प्लानिंग के बिना, उसे भी कुछ समझ नहीं आता कितना सफिशिएंट और कितना नहीं, कितना एक्यूरेट और कितना नहीं। एग्जाम्पल क्लियर हुए दोनों? बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना? अच्छा एक काम करो, पहले ये 2 हेडिंग पढ़कर बताओ मुझे, फिर अगली 2 की चर्चा करता हूँ। सर डन? बाबू मेरी तरफ देखना बेटा, अब मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये देखिए आपने कि प्लानिंग कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है और कंट्रोलिंग प्लानिंग के ऊपर। एक भी निकाल दोगे तो दूसरा खत्म है, उसे कुछ नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब आप वो डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस में पहली हेडिंग है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयरएज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। बाबू ये तो बहुत सिंपल बात है और मैं बता देता हूँ, इसको मैं नहीं भी समझाऊंगा तो भी आप समझ जाओगे, लेकिन अगली जो बात है ना वो सबसे मुश्किल बात है इन चारों हेडिंग की, जो ज़्यादातर बच्चे ग्रैब नहीं करते। ठीक है जी, तुम्हें दिक्कतें आएंगी, मैं पक्का बोल रहा हूँ, क्योंकि अब अपना सहारा ही नहीं है वो रटवाने वाला। लोगों को लगता है कि बिजनेस स्टडी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट होता है, आखिरी दिन उठाएंगे हाथ रखेंगे रट्टा जाएगा। पता नहीं कौन कौन से मिथ है भैया इस जगत में। इधर देखना जी, बाबू कहता है प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयरएज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। और वो तो बाबू मेरे इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है बेटा, प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है बेटा? पीपिंग इनटू द फ्यूचर। अंडर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज आर डिटरमाइंड। हम फ्यूचर में झांकते हैं, फ्यूचर की चीजों को सोचते हैं, तो बेटा प्लानिंग तो है ही फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग तो है ही लुकिंग अहेड। और अंडर कंट्रोलिंग हम क्या करते हैं बेटा? बाबू हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आती है, इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब हमें कंपेयर करना होता है ना विद स्टैंडर्ड्स, तो हम पास्ट में जाते हैं कि स्टैंडर्ड थे क्या। आज 31 मार्च 25 को जब मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई तो मैंने क्या किया? मैंने देखा कि यार 1 अप्रैल 24 को मैंने क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे। क्या मैंने पास्ट में झांकना शुरू नहीं कर दिया? क्या मैंने पीछे देखना शुरू नहीं कर दिया?
और मैं इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करूंगा अपने उन्हीं स्टैंडर्ड के साथ जो मैंने कभी सेट करे थे 1 साल पहले, और तब जाके मेरी कमियां मुझे पता लगेंगी। तो बाबू अंडर कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको प्लानिंग में सेट किए हुए स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। तो बाबू हमें पीछे झांकना ही पड़ता है, दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। समझ में आ रहा है कि प्लानिंग लुकिंग अहेड है और कंट्रोलिंग लुकिंग बैक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मुझे पता था ये हेडिंग में आप कभी भी नहीं बोलोगे कि कोई दिक्कत है। बाबू अब अगली हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाबू अगली हेडिंग में बोलता है कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। कंट्रोलिंग आगे देखना है, वाइल प्लानिंग इज लुकिंग बैक, प्लानिंग पीछे देखना है। भाई ये कैसे, ये कैसे? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा, कैसे प्लानिंग पीछे देखना कैसे। बाबू मान लो आज ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, पहली नई नवेली ऑर्गेनाइजेशन आज बनी है और आज डेट है मान लो 1 अप्रैल 23। ठीक है भाई, पहले साल आपको पता है बहुत कमियां होती हैं, क्योंकि हम आते किसको देखकर हैं, जिस फील्ड में हम एंट्री कर रहे होते हैं ना उसके सबसे बड़े प्लेयर को देखकर हम कूदते हैं। किसी भी धंधे का काम है ये। मान लो मेरे को आज ट्यूशन शुरू करनी है, मैं क्या करूँगा, जो मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर होगा ना मैं सिर्फ उसको देखूंगा। मैं कभी भी उन लोगों को नहीं देखूंगा जो फेल हुआ इस फील्ड में। सबका ही काम है, किसी को क्या करना है, मान लो क्रॉकरी का बिजनेस शुरू करना है तो क्या करेगा, शहर के सबसे बड़े क्रॉकरी के प्लेयर को देखेगा, अच्छा इसकी इतनी इनकम, इतनी सेल, और कूद देंगे बस। यही होता है ना। तो बाबू आज फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है आपका, आज आपने टारगेट लिया, आपने 80,000 यूनिट्स कि मैं 80,000 यूनिट इस साल बेचना चाहता हूँ। ठीक है, जब साल भर खत्म हुआ तो पहले साल के रिजल्ट आए 20,000 यूनिट्स, बस 20,000 बिकी। आईना दिख गया आपको, एक ही साल में दिख जाता है, ज़्यादातर लोगों को पहले साल आईना ही दिखता है। ठीक है जी। अच्छा बस मुझे अब ईमानदारी से एक बात बताना, जब 1 अप्रैल 24 को आप अपने लिए टारगेट सेट करोगे, ये सेट करोगे कि अब 1 लाख बेचूंगा, पहले साल ने आईना दिखा दिया, अब ऑब्जेक्टिव पता क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000, बहुत हाथ तोड़ लोगे 32-35,000। समझ में आ रही बात? आपको नहीं लग रहा ये जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इट इज बेस्ड अपॉन पास्ट ईयर प्लानिंग, इट इज बेस्ड अपॉन पास्ट ईयर रिजल्ट, इट इज बेस्ड अपॉन माई पास्ट एक्सपीरियंस। बेटा ज़्यादातर प्लानिंग जो की जाती है ना वो पास्ट ईयर रिजल्ट्स के बेसिस पे की जाती है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे की जाती है। तो प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं लोग पीछे झाँक कर देखते हैं कि पिछले साल मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है। दिखाई दे रहा है आपको? दैट्स व्हाई प्लानिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग में भी पीछे देखना पड़ जाता है। समझ आएगा? पक्का से बाबू कहता है कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। अब भाई ये कैसे, कंट्रोलिंग आगे कैसे देखना है? बेटा देखो कंट्रोलिंग आगे कैसे देखना है, अंडर कंट्रोलिंग जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर देते हो कमियां आ जाती हैं, पॉसिबल कॉजेज ऑफ डेविएशन भी ढूंढने की कोशिश करते हो, ये कमियां किन कारणों की वजह से आई। खाली आप कमियों के कारण ढूंढ के इग्नोर तो नहीं कर देते ना, आप कहीं ना कहीं उनके खिलाफ करेक्टिव एक्शन लेते हो। मैंने अभी बताया था ना बाबू, ये जो करेक्टिव एक्शन ले रहे हो ये क्यों ले रहे हो, टू प्रिवेंट द फ्यूचर लॉसेस। भाई इस साल तो लॉस हो गया ना, 50,000 यूनिट कम बनी और बिकी। अगर मैं नई मशीनरी खरीद रहा हूँ अभी, बिल्कुल अभी, क्योंकि इस पूरे साल में मुझे 50,000 यूनिट कम बनने पे नुकसान हुआ है, तो बाबू ये मैं नई मशीनरी क्यों खरीद रहा हूँ, टू प्रिवेंट द फ्यूचर लॉसेस, कि अगले साल, अगले आने वाले कुछ साल मुझे लॉस ना हो, इसलिए तो खरीद रहा हूँ। तो बाबू आपको नहीं लगता कि मैं फ्यूचर की बातें सोच रहा हूँ कंट्रोलिंग में, मैं आगे ही तो देख रहा हूँ कंट्रोलिंग में भी। मान लो, चलो मैं एक बात बोलता हूँ, ये 50,000 यूनिट कम बनी, मान लो जब आपने कारण ढूंढा तो कारण ये निकला कि सप्लायर ने ना आपको, जब रॉ मटेरियल आपने मंगाया तो 50,000 यूनिट खराब बेची रॉ मटेरियल की, 11.5 लाख ठीक बेची थी, उनसे 100% प्रोडक्शन हो गया, 11.5 लाख यूनिट फिनिश गुड्स बन गया। जो 50,000 खराब थी उनके चक्कर में बेटा फिनिश गुड्स भी ठीक नहीं बन पाया। मान लो कारण ये मिला, क्या करोगे, एक्शन लोगे इसके खिलाफ, अंडर कंट्रोलिंग
क्या करोगे एक्शन में? सप्लायर को एक मेल लिख कर भेजोगे कि मेरा स्पेसिफिकेशन ये है रॉ मटेरियल का, अगर तू आगे से स्पेसिफिकेशन का रॉ मटेरियल भेज सकता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट करें तेरे साथ, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म कर, हम सप्लायर चेंज कर रहे हैं, किसी और से खरीदेंगे सामान, यही करूँगा ना। अच्छा, मैं ये जो कर रहा हूँ, ये जो मैंने एक्शन लिया अभी सप्लायर के खिलाफ क्यों लिया? तो प्रिवेंट फ्यूचर लॉसेस। क्या मैं पास्ट लॉसेस को रिकवर कर पाऊंगा इससे? भाई वो तो हो ही चुके ना, 1 साल मेरा बीत गया है, मेरा समय भी पूरा बीत चुका है, 50,000 यूनिट जो आपने खराब बेची थी उसमें भी मैंने लॉस सह लिया। पास्ट लॉसेस रिकवर नहीं हो सकते, पर बेटा फ्यूचर लॉसेस तो प्रिवेंट हो सकते हैं। आप देख रहे हो बेटा, मैं कंट्रोलिंग में आगे की बातें भी तो सोच रहा हूँ। दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड, इसलिए कंट्रोलिंग आगे झांक रहे हैं जिंदगी में, इसलिए बेटा कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड, है ना। पढ़ोगे अब आप? दोनों हेडिंग पढ़कर बताना फटाफट से मुझे, सब ठीक है? उत्तर सामने देखो। डन टॉपिक 5 टॉपिक है, एक खत्म हो गया, बच्चे 4। बाबू मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंट्रोलिंग प्रोसेस, बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक लिखा होगा आपकी नोटबुक में, नोट्स में। बाबू कंट्रोलिंग प्रोसेस में ना टोटल 5 हेडिंग है, कल तक कंट्रोलिंग प्रोसेस ही चलेगा, कल का भी सारा दिन कंट्रोलिंग प्रोसेस में निकलेगा। आप पहले मेरी तरफ देखो, मैं 3 हेडिंग के बारे में ना आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, प्लीज मेरी तरफ देखो। बाबू पहली हेडिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस में लिखी है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आप सामने देखते रहना, मैं ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होंगे, सिर्फ रट्टू होता होंगे। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकेंड वन इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। CUET का पेपर हुआ था अभी, ठीक है, लास्ट ईयर, होता ही है, आपको पता ही है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आज की तारीख में अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, CUET का पेपर देना पड़ता है। आज 3 बच्चों का फोन आया कि CUET के ना आंसर की जारी की है आज, सॉल्यूशन की। भाई मेन सब्जेक्ट मेरे से बड़े हुए बच्चे हैं अकाउंट्स BST को, तो बाबू उनका सीधा साधा कि भैया हमने अकाउंट्स, कईयों ने चूज नहीं करी, कहीं BST को प्रेफरेंस देते, 3 में से 2 के पेपर देते हैं। पर एक बच्चे का फोन आया, कहते BST को दोनों की आंसर की मैच कर ली, 200 में से 200 है दोनों में, और कहीं कोई ट्यूशन नहीं लगाई। आपको लग रहा है ये चीज़ यहीं तक काम आएगी, बोर्ड में करके छुट्टी हो जाएगी, और मेरे बैच का टॉपर भी था वो लड़का, ऐसा नहीं होगा। पता नहीं कहाँ तक पहुँचाना है आपको इन चीज़ों ने, आप ढंग से सुनना, बहुत सारा लगेगा, बाकी आपकी इच्छा। बाबू सेकेंड हेडिंग लिखी हुई है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड हेडिंग लिखी हुई है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। बाबू अभी जब मैंने कंट्रोलिंग की बात की ना आपसे, जब मैंने इस टेबल में बात करी, तो मैंने कंट्रोलिंग को कहाँ से शुरू करा कि एक कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है, इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता हूँ विद माय स्टैंडर्ड्स, यही करता हूँ। यहाँ देखना, एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है, इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करता हूँ विद स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यार ये हेडिंग यहाँ कहाँ से आ गई? कंट्रोलिंग में कब से स्टैंडर्ड सेट होने शुरू हो गए? कहता है सेटिंग स्टैंडर्ड, मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव। यार ये काम तो प्लानिंग का नहीं है सर, प्लानिंग का ही है। आधे से ज्यादा रट्टू तोते बच्चे, उनसे पूछ लेना एक बार ये कंट्रोलिंग में कैसे लिखा है। एक टीचर बैच में अपने जिक्र करता हूँ इस चीज का, सिर्फ रटवाएंगे बिठा के बिजनेस स्टडीज। भाई ये हैक स्टेप किसका? प्लानिंग का। यहाँ लिखने की वजह क्या है बाबू? यहाँ लिखने की वजह है कि बच्चा अगर इग्नोरेंट भी हो तो उसको पता हो क्या बात चल रही है। अगर सीधा यहाँ से शुरू करते कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर दो विद स्टैंडर्ड, तो बच्चा कह रहा है ये स्टैंडर्ड कहाँ है भाई, एक्चुअल परफॉर्मेंस को किस स्टैंडर्ड से कंपेयर करो। तो इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पर दोबारा लिख दिया कि स्टैंडर्ड कभी सेट हुए हुए हैं भाई, भूल मत जाओ। समझ भाई बात? एक्चुअली में यहीं से स्टार्ट होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये पहला स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस का नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? अब बाबू मेरे को स्टैंडर्ड के बारे में जो भी बताना है मैं और कुछ बोल देता हूँ, मेरी तरफ देखते रहना बाबू। ये देखने के लिए कि मैं, मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस राइट वे में प्रोसीड कर भी रही है नहीं, स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। आप अभी भी जानते हैं, अगर मैं ये हेडिंग ना भी बोलूँ
और मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको अगर कुछ लिखना हो तो लिख देना, तो पता है क्या लिख देना? कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, जो मैं भी पढ़ाकर खत्म हुआ मीटिंग। यानी कि सारी इंपॉर्टेंस बता दो स्टैंडर्ड की। बेटा स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड ही तो वही क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड होगी। सेम एग्जांपल मैंने अभी भी दिया था, मैं अगर मैं दोबारा बोलूँ वही बात, भाई आपके 88% आए हैं, आपको कैसे पता सब कुछ ठीक है कि नहीं? स्टैंडर्ड ही तो वो क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, तो स्टैंडर्ड की तो इंपॉर्टेंस है ना। ऐसा बोला जाता है बेटा, स्टैंडर्ड एक्ट एज अ लाइट हाउस दैट वार्न्स एंड गाइड द शिप एट सी। स्टैंडर्ड लाइट हाउस की तरह है बेटा। स्टीमर जा रहा है बेटा, बहुत अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, तूफान है, वो लाइट हाउस है स्टैंडर्ड, जो आपको रास्ता दिखाएगा आपको किस तरफ जाना है। बेटा पूरे साल भर कैसा काम करना है, किस स्पेस पे काम करना है, ये सब स्टैंडर्ड बताते हैं। मान लो मैंने पूरे साल के लिए ऑब्जेक्टिव दे दिया कि मैं 12 लाख यूनिट बनाना और बेचना चाहता हूँ, और पहले महीने बेटा यूनिट बनी 80,000, आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा यार 12 लाख साल की, एक महीने की 1 लाख, इस महीने बनी 80,000, मेरी पेस थोड़ी स्लो है, बढ़ानी चाहिए। सर स्टैंडर्ड आपको वार्निंग देते हैं, स्टैंडर्ड आपको गाइड करते हैं, गलत थोड़ी कह रहा है वो। ये स्टैंडर्ड की जरूरत है कंट्रोलिंग को। अगर मेरे को कुछ भी नहीं और आता, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग वाला सारा मैटर चिपका देना। वरना दो बातें मैं आपसे स्पेशली जाता हूँ, आप इसमें जरूर लिखो। एक तो यही बात, स्टैंडर्ड आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड, और एक दूसरी बात, स्टैंडर्ड एक्ट एज अ लाइट हाउस दैट वार्न्स एंड गाइड द शिप एट सी। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न? बाबू बाकी बातें कल करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की और आगे की बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग प्रोसेस, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं पूरे चैप्टर में। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।